वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। टर्म वन के लिए दोस्तों मैं वन शॉट क्या लेके आया, प्रॉपर वन शॉट में क्या करा दूंगा, कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व कराने वाला। एक एक क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। पेपर होने वाला बेटा 80 मार्क्स का, टोटल आज 50 नंबर यानी प्रॉपर माइक्रो का पूरा पार्ट वन कराने वाला हूँ। पार्ट टू दूसरा लेके आऊँगा। बड़ी थोड़ी वीडियो हो सकती है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम सारी चीज़ें विद आंसर एक एक टॉपिक के साथ आपको पढ़ा रहे हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं ये टोटल हमारे पास आज की वीडियो में 1 to 14 क्वेश्चंस कराऊंगा। और ऑलमोस्ट चाहे आप प्राइवेट के हो चाहे गवर्नमेंट के, यार बहुत सारे क्वेश्चंस मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ रिपीट होंगे इस पेपर से, गारंटी। तो प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कोई 5 टर्म्स को क्या करना है, डिफाइन करना है, और 5 नंबर का क्वेश्चन। इस टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं, हम सब की सब एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। स्कैरिसिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो आइए इनके सॉल्यूशन देखते हैं, एक एक करके सारे सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये कंप्लीट बचा, इसके सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला बात होता है स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरिसिटी रिफर टू द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, इन अ फेस ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। हमें पता है कि जो हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड और हमारी जो नीड्स भी क्या है अनलिमिटेड है, क्योंकि हमें जितना, आज मान लो मेरे को बाइक चाहिए, कल वो कार में शिफ्ट हो सकता है, उसके बाद कोई घर हो गया, ये कभी कम नहीं हो सकता। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, अपने लेबर हो गया, कैपिटल आर insufficient to produce enough goods or service to satisfy all demand of a society or a consumer। यानी जितनी भी हमारी wants हैं, हमारी wants क्या है, हमेशा ज़्यादा रहेंगी कितने से, हमारे रिसोर्सेज से। हमारे रिसोर्सेज हमेशा क्या रहते हैं, कम पड़ जाएंगे, हमारी wants कभी ख़त्म नहीं होती। इसी चीज़ को किसके नाम से जानते हो आप? स्कैरिसिटी के नाम। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दोस्त मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में MU बोला जाता है। अब MU का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म में समझा देता हूँ। MU का अगर मैं फॉर्मूला बात करूँ तो TUN माइनस TUN माइनस 1। अब ये क्या लिख दिया है मैंने, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे को 10 यूनिट खाने से, उसका कंजम्पशन खाने से 100 यूटिलिटी मिल रही है। अगर मैं 1 यूनिट बढ़ा दूँ बच्चे, मैंने क्या करा 11 कर दिया, तो कितना हो जाएगा 110। आप चेक करो, 1 यूनिट जो आपने बढ़ाई उससे आपको एडिशनल बेनिफिट कितने का मिल गया, 10। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? MU। यही चीज़ को लिखा हुआ है, MU इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू एडिशनल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट दैट अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम अ कंज्यूमिंग वर मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस। यानी एक एडिशनल यूनिट आप क्या कर दो, बढ़ा दोगे, तो आपके पास जो एडिशनल यूनिट्स आ रही है उससे आप जो सेटिस्फाई हो रहे, जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, उसी को हम MU के नाम से जान रहे होते। ठीक है, तो पहले स्कैरिसिटी हो गया, दूसरा MU हो गया। तीसरा बढ़ते हैं, तीसरा आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को बेसिकली हम शॉर्ट में TU भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जितने भी आपने गुड्स को क्या करा, कंजम्पशन करा, उससे मिलने वाली यूटिलिटी को क्या कर दो, आप जोड़ दो। यानी मान लो TU1 हो गया, TU2 हो गया, ठीक है, प्लस TU3 हो गया, ऐसे सो एन जितनी भी TUN तक गई, जितनी भी हमने यूटिलिटी यानी जितनी भी गुड्स कहे उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। इसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो इट इज़ अ इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट रिप्रेजेंट द टोटल सेटिस्फैक्शन जो हमें मिली होगी और प्लेजर दैट अ कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम अ कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। ये ध्यान रखना। इको में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको वर्ड टू वर्ड आंसर देना है, कुछ एडिशनल नहीं लिखना होता, लाइक जैसे आप SST वगैरह में करते थे 10th के टाइम पे, बट ऐसा नहीं करना है। आपको वर्ड टू वर्ड इकोनॉमिक्स आंसर मांगता है, अगर आप सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नंबर काट लिए जाते हैं। आगे बात समझ। एक और चीज़ आपको, अगर आप MCQ की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैनल पे विजिट कर लो, आपको बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करना। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंजम्पशन फंक्शन होता है दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ अ इनपुट यानी लेबर एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यानी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय इन अ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि आप 12 मंथ के अंदर की बात कर रहे हो, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। हम कुछ ही फैक्टर्स को क्या कर रहे होते हैं इसके अंदर, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं, लाइक लेबर, दैट्स इट।
इसी केस में आपको 1 मार्क का लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। अगला आता है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट यानी ऐसी कॉस्ट जो कि क्या होती होगी, कांस्टेंट, यानी उसको आप चेंज नहीं कर रहे होते हो। क्या कह रहा है, इट्स रेफर टू एक्सपेंस दैट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर मान लो मैं कह रहा हूँ मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं करूँगा, इसी चीज़ को आपको बताना है। ठीक है दोस्त। अगला आ जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट। इनमें दोनों में डिफरेंस भी दे सकता है, तो इसको ज़रूर याद कर लेंगे आप एक एक चीज़ को। क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोला जाता है, और अकाउंटिंग कॉस्ट। ये नाम याद रख लेना, क्वेश्चन में पेपर में बदल के दे दे तो ध्यान रहेगा कि यहाँ होता क्या है, दीज आर दी एक्चुअल डायरेक्ट और मेजरेबल एक्सपेंसेस दैट अ फर्म इनकर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स। यानी जो आप प्रोडक्शन करते हो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है पैसे का। लाइक एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व कैश पेमेंट और ट्रैकिंग दैट कैन बी इजीली ट्रैक्ड इन अ कंपनी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में शो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वेजेस पे करना, सैलरी पे करते हो, कॉस्ट जो आता है रॉ मटेरियल का, रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सप्लिसिट के अंदर आ जाती है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जब डिफरेंस बोलता है तो दोनों में एग्जाम्पल और डेफिनेशन आप ऐड कर सकते हो। जब मैं नेक्स्ट बात करूँ इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट क्या आता है, इसको ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। अब ये कौन सी होती है, दीज कॉस्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज दैट अ बिजनेस ओनर और एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक इम्प्लिसिट कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये बेसिक चीज़ें जो कि आप क्या कर दोगे, ऐड ऑन कर दोगे अपने डेफिनेशन के टाइम पे। अभी तक जो मैंने कराया दोस्त ओनली ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हुआ, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनल एग्जाम में भी आपको आएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स के हिसाब से हम आंसर देंगे, तो देख लो किस टाइप से दे सकते हो आंसर। ठीक है, हमने प्रॉपर आपको कंप्लीट बताया यहाँ पर ताकि आपको प्रॉपर मिल जाए, बट इतना नहीं लिखोगे आप, शॉर्ट में लिखे होंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कि भाई क्या मतलब क्या प्रोडक्शन करो। आ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बिकॉज इट्स हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। सही बात है, इट हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स। मान लो कि मेरे को कार बनाऊं या मैं बाइक का प्रोडक्शन करूं, किसका करूं, मैं दोनों का नहीं कर सकता। रीजन बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस। क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ अ फार्मर हैज अ सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड देन ही हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन 2 गुड्स वेदर टू ग्रो राइस और व्हीट। यानी गेहूँ उगा सकता है या तो चावल, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसका सिमिलर सा सॉल्यूशन क्या दिया जाता है, आवर गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड वेयर टू एलोकेट फंड्स, यानी पैसा कहाँ देना है, और प्रोडक्शन और डिफेंस में करना है या कंज्यूमर में। तो ये हमें गवर्नमेंट बता सकती है, प्लस में हम अपनी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करके बता सकते हैं। ये है प्रॉपर आंसर है, बट 1 मार्क के हिसाब से आप इतना नहीं लिखोगे, अपने हिसाब से आप कट पीट कर दोगे। अगला आता है हाउ टू प्रोड्यूस। बेसिकली ये होती है चॉइस ऑफ टेक्निक की प्रॉब्लम है कि आप कौन सी टेक्निक करो। तो 2 टाइप की टेक्निक होती है, होता है लेबर इंटेंसिव, जहाँ पर आप क्या करते हो बेटा, लेबर लगा रहे होगे। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पर आप क्या करते हो, असेट इन्वेस्ट करते हो, यानी असेट ज़्यादा होंगी अपनी लेबर से, आप ज़्यादा काम असेट से करा रहे होगे, लेबर से नहीं करा रहे होगे। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या दिया जाएगा कि जो मेरे लिए क्या रहे, चीप रहे, जो मेरे को सस्ता पड़े। अगर मेरे को लेबर सस्ता पड़ता है तो मैं लेबर से काम कराऊंगा, वहीं अगर मेरे को असेट सस्ता पड़ता है तो मैं असेट से करा रहा हूँ। ठीक है दोस्त। अगला आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब भाई किसके लिए उत्पादन करूँ, क्या मैं पुअर लोगों के लिए करूँ, क्या मैं रिच लोगों के लिए करूँ। अगर मैं पुअर के लिए करता हूँ तो मैं इनइक्वालिटी फैला रहा हूँ मार्केट में, रिच के लिए करता हूँ तो किस टाइप से। तो यहाँ पर डिपेंड करता है जो जिसकी परचेजिंग पावर क्या हो, बेस्ट हो। परचेजिंग पावर यानी जो पर्सन अफोर्ड कर सकता है, मैं उसके लिए क्या करूँ, प्रोड्यूसर करूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर तो अपना फायदा देखेगा, उसको क्या सामने वाले से क्या मतलब। तो ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये दोस्त था कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिस्कस प्रॉपर्ली ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशन। रिलेशन बताना एपी और एमपी का और टीपी और एमपी का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बहुत प्यारा सामने इसका ऑलरेडी आपके लिए सब बना के रखा है, सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको लगे। तो ये प्रॉपर प्यारा सा रिलेशन हमने शो कर रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा
कुछ इस टाइप से ग्राफ है एमपी और एपी का रिलेशन। अगर आप एमपी और एपी का रिलेशन देखना चाहते हो तो आप देख पा रहे होगे कि क्या कह रहा है। पहला कह रहा है एपी जब क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, चेक कर लो एपी आपका बढ़ रहा है, उस टाइम पे एमपी चेक करो ऊपर है। अगर एमपी ऊपर है इसका मतलब एमपी इज ग्रेटर देन एपी, सिंपल। इस पॉइंट पे चेक करो दोनों क्या करे, एपी इज मैक्सिमम व्हेन एमपी एंड एपी आर इक्वल। जब चेक करो एपी क्या था, मैक्स है, सबसे ज्यादा है, चेक कर लो यहाँ पर इस पॉइंट पर। तब उसके बाद एमपी और एपी क्या है, दोनों बराबर है। इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो एमपी और एपी क्या होंगे, बराबर। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुई, एमपी बेटा क्या होने लग गया, गिरने लग गया। तो एपी डिक्रीज व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एमपी इज लेस देन एपी जब एपी क्या हो गया बेटा, कम होना लग गया। तो ये 3 सिचुएशन है, आप इस टाइप से याद कर सकते हो जो बेटर रह जाता है आपके लिए, ठीक है। बाकी इसको लिखने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम एपी, टीपी और एमपी को दिखाना चाहें तो आप इसको प्रॉपर जूम करके प्यारा सा हमने बनाया है आपके लिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो क्या कहता है, अगर आप इसको देखें, ये हमारा बेटा क्या है, ये जो ग्राफ जा रहा है दैट इज माई टीपी। अगर आप देखो टीपी क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है और बढ़ने का रेट कौन सा है, इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है बच्चा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। उस सिचुएशन में अगर आप किसके साथ जाए, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, अगर मैं एमपी के साथ जाऊँ, एमपी भी चेक करो बढ़ रहा है, तो यहाँ लिख दूंगा एमपी भी बढ़ रहा है। सेकेंड सिनेरियो क्या लिया जाता है कि सेकेंड सिनेरियो जहाँ पर टीपी क्या है, मैक्स है, टीपी क्या है बेटा, मैक्स है। अगर टीपी मैक्स है वहाँ पर एमपी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। जब टीपी स्टार्टेड डिक्लाइन, चेक कर लो एमपी इज माई नेगेटिव, चेक कर लो यहाँ पर। तो इस टाइप से आप ग्राफ को स्टडी करके रिलेशन निकाल सकते हो। बाकी इसको लाइन में लिख दो, ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी इसी चीज को दोबारा पूछा है विद द हेल्प ऑफ टोटल एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी टीपी एंड एमपी, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमने आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है सारी स्टेजों के साथ। तो ये क्या कहता है भाई, हमारे पास 3 स्टेज आती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पहला स्टेज क्या बोला जाता है, स्टेज 1 में कहता है कि टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट और एमपी इंक्रीजेस टू। आ रही बात समझ, चेक कर लो टीपी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। ठीक इसी तरह में इसी में बोला जाता है इंक्रीज बिना इंक्रीज ऑन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। देयरफॉर इसलिए इस चीज को क्या बोला जाता है, स्टेज इज नोन एज इंक्रीजिंग रेट बोला जाता है इस चीज को। इस स्टेज को हम किसके नाम से जानते हैं, इंक्रीजिंग रेट के। एग्जाम्पल, इट स्टेज 1 इज लॉ रन अप द 3 यूनिट ऑफ लेबर बिटवीन आउटपुट ऑफ ओ एंड, ये आप काट दो, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप सिंपली आप डिफाइन करो कि भाई ये वाला स्टेज इंक्रीजिंग रेट से जाना जाता है बिकॉज क्योंकि टीपी यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और एमपी ऑल्सो इंक्रीजिंग। सेकंड स्टेज होता है कि भाई टीपी बढ़ रहा है बट यहाँ पर डिमिनिशिंग यानी घटती रेट से बढ़ रहा है, आप चेक कर सकते हो ये सिचुएशन। और उसी टाइम में एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बट क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है, जल्दी मैक्सिमम होके 0 हो जाएगा, वो आप सेकंड सिचुएशन में बता दोगे। इसी में फिर आप और ऐड करोगे कि टीपी मेरा क्या हो जाएगा बेटा, मैक्स, और एमपी क्या हो जाएगा, 0। ये सारा का सारा सेकंड स्टेज में जाता है। थर्ड स्टेज बोला जाता है इसे डिमिनिशिंग स्टेट भी या नेगेटिव रिटर्न बोला जाता है। रीजन क्योंकि यहाँ पर आप चेक करो टीपी आपका गिर रहा है और एमपी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव, इसलिए इस चीज को हम नेगेटिव रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसके अंदर बता रखा है। इसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। इस चीज को आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है बच्चे। ये था हमारा क्वेश्चन 4। अभी स्टिल वी हैव 10 क्वेश्चन लेफ्ट, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है डिस्कस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर, और साथ के साथ आपको प्राइस इलास्टिसिटी के जितने भी 4-5 फैक्टर्स यानी होते हैं बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हम आंसर दे देते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो बहुत ध्यान से देखना बच्चे। क्या कह रहा है, सबसे पहले वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हेन दे आर वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी वो फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन में बढ़ने से वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कम होने से ये कम हो जाएंगे, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल। फिक्स्ड फैक्टर वो जो प्रोडक्शन बढ़े या ना घटे इनमें कोई चेंज नहीं होता, लैंड एंड मशीनरी। सिंपल, जितने मार्क्स का उसके हिसाब से लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हमने डिफाइन कर रखा है भाई आपके लिए 4-5 टाइप की इलास्टिसिटी होती है। कौन सी,
जहाँ पर पहला इन्फिनिटी होगी, दूसरा मेरी ईडी 1 से ज़्यादा, ईडी 1 के बराबर, ईडी मेरी 1 से छोटी, ईडी मेरी 0 के बराबर। इसके 5 टाइप होते हैं। परफेक्ट इलास्टिक बोला जाता है, फिर इलास्टिक, यूनिटरी, इनइलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक। 1 जितने मार्क्स के हिसाब से इतना इनफ है, आप चार्ट ये याद कर सकते हो, देन आपके लिए कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे। आपको दे रखा है व्हाट इज मेंट प्राइस इलास्टिसिटी, डिस्कस द फैक्टर। इसी चीज को हम फिर से डिफाइन कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए प्रॉपर हमारे पास डेफिनेशन है कि प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली एक रिलेशन शो करता है। प्राइस इलास्टिसिटी डिफाइंस द कांस्टेंट इकोनॉमिक्स दैट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड और गुड्स चेंजेस इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज होने से मेरी क्वांटिटी या मेरी डिमांड में कितना रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कितने से क्या परसेंटेज या क्या चेंजेस आ रहा है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम बेसिकली अगर मेजर करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला भी आप क्या कर सकते हो दोस्त, मेंशन कर सकते हो कि जो ईडी बराबर है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी और पी बाय क्यू। ठीक है, इस टाइप से। और कुछ ये फैक्टर्स भी आप इसके साथ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक एक लाइन में इसको हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूँ 7th क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमांड को विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल बताना है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हो जाता है। आप क्या करो भाई, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली आप पहले एक्सप्लेन कर दो। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है, इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इकोनॉमिक्स दैट डिस्क्राइब द इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड गुड्स। यानी अगर कहता है प्राइस अगर बढ़ता है क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन व्हेन अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। इसी चीज को अगर इन्होंने बताया है क्या, डिमांड शेड्यूल बनाना यानी प्रॉपर एक टेबल बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आज से याद रहेगा जिंदगी भर आपको। आप 1 2 3 4 5 प्राइस लिखा, इसका रिवर्स कर दो 5 4 3 2 1। इस पर बेस्ड आप क्या कर दो बेटा, ग्राफ बना लो। यहाँ साइड पर नॉर्मल सा इसका ग्राफ भी बना दो, इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ मेरा प्राइस, ये 0 दैट इज माय डिमांड कर्व, और साइड में हमने ये डिमांड शेड्यूल बना दिया। बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा छोटा है, वो चीजें हैं जो कि आपको याद भी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को 3 मार्क्स का है, तो उसके हिसाब से हम कंडीशंस लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। तो क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली 2 टाइप से देखा जाता है। तो यहाँ पर गुड 1 ले लो, जब मेरे पास गुड x है, और यहाँ पर गुड x और गुड y, 2 गुड्स हैं। तो यहाँ पर होता है MUX बाय PX, किसके बराबर होना चाहिए बेटा, MUM, दैट्स इट, इतना होता है कंडीशन। इसमें MUX बाय PX ऑल्सो इक्वल्स टू MUY बाय PY इक्वल्स टू में MUM। ठीक है, इसी चीज को हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट, इतना, इससे ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 3 मार्क्स में आया तो सारा में एक्सप्लेन नहीं करेंगे हर एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करना है आईसी कर्व की प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना। और में दे रखा है, तो आईसी की दोस्तों हमने 4 प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन करी है। सबसे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दूसरा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर एक जो आईसी कर्व है वो क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन यानी डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को सारे अलग अलग शो करते हैं। हायर कर्व रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी, यानी अगर मान लो एक आईसी कर्व ये है, एक आईसी कर्व ये है, ये 1 हो गया या 2, तो जो 2 होगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है। आपको सारी टर्म्स को, सारे पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताओगे तो बेटर रहेगा बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, टीयू दे रखा है, वी हैव टू फाइंड एमयू। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टेबल वाले क्वेश्चन ऐसे दे देता है, चुटकियों में हो जाएगा। ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, क्या करना है, आपको क्या बताना है, एमयू। एमयू बेसिकली क्या होता है, इट इज अ चेंज ऑफ टीयू। पहला तो 0 रहने दो, 0 से 10 में अगर आप जाते हो 10, चेंज चेक करो 25 और 15, इसमें चेंज चेक करो 5, 48 और इसमें चेंज चेक करो 18, इसमें चेक करो ये अपना हो गया 2 बचा और ये 7। दैट्स इट। बेसिकली मैंने क्या किया, 55 में से 48 माइनस किया, फिर 48 में से 30 माइनस किया, 30 में से 25, 25 में से 10 और 10 में से 0। तो ये मेरे पास MU निकल के आ गया, क्योंकि हमारा MU का फॉर्मूला क्या होता है, TUN माइनस 1। दैट्स इट। आप फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो वैसे कर लो, बाकी आपको लॉजिकली मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स यार डिफाइन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इनको आप किससे हमेशा आप इसको लिंक करते हो, इनकम से। किससे लिंक करते हैं, इनकम से। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल गुड्स का रिलेशन। तो नॉर्मल गुड्स में क्या कहानी होती है, जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं डिमांड ऑफ एन यानी नॉर्मल गुड्स बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दूंगा। मैं बोलूँगा भाई अब मैं ये क्वांटिटी खाऊंगा। जब मेरी इनकम कम हो जाती है मैं क्या कर दूंगा, नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी कम खाऊंगा। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। यही अगर मैं ग्रिफिन गुड्स के साथ चेक करूँ, तो ग्रिफिन गुड्स के साथ अगर आप देखो, यानी घटिया वस्तु बोला जाता है, निम्न कोटि की। इनकम बढ़ने पे आप चेक करो, किसी की इनकम बढ़ गई, क्या वो ग्रिफिन गुड्स खाएगा? नहीं ना, उसकी डिमांड क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। जिस दिन इनकम क्या होगी, कम होगी, दोबारा वो डिमांड बढ़ा देगा। तो चेक करो, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। इसी चीज को आप बता देना है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। रिवर्स आप बता दोगे, ठीक इसी तरह से ग्रिफिन। बाकी अगर आप ऐड करना चाहते हो क्या डिमांड कर, तो आप ऐड कर दो कि मेरा डिमांड कर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। दोनों कंडीशन में आप बता सकते हो, बस मैटर करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूँ तो 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन ये पेपर में आपको 4 मार्क्स में दे देता है। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आना ही आना है, फिक्स है। तो कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रॉपर कंप्लीट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम है, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ED बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में P बाई क्यू, ठीक है। क्या कह रहा है मेरा, प्राइस ऑफ अ शुगर इज 5, यानी किसी प्राइस कितना था 5, इट्स डिमांड इज 50, यानी क्वांटिटी क्या रही 50। उसके बाद कह रहा है व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 5 पर केजी, यानी 5 रुपए से बढ़ गया, यानी प्राइस कितना हो गया होगा 10। ये ध्यान रखना, 5 से बढ़ा इसका मतलब 10 हो गया। डिमांड इसकी क्या होगी, 10 से कम होगी, यानी 10 से कम होने का मतलब पहले 50 थी, अब कितनी हो गई होगी 40। तो चेक करो चेंज कितने का आया बेटा, डेल्टा पी दैट इज चेंज 5, डेल्टा क्यू कितने का आया बेटा 10 का। आप वैल्यू रखना स्टार्ट करो, डेल्टा क्यू 10 है, डेल्टा पी 5 है। पहले मेरा प्राइस 5 था और फिर मेरी क्वांटिटी 50। 5 से काटोगे 10, 10 से 10 काटोगे तो 1/2 यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 0.5, दैट इज वैल्यू ऑफ ED, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो इसी के साथ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ ले लेते हैं साइड में। यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज दे रखा है तो बस कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ED बराबर बेटा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी देन P बाय क्यू। क्या कह रहा है, कंज्यूमर बाय 20 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 10, यानी प्राइस 10 पे वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है बेटा 20। व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाय 10% से क्या हो गया, कम हो गया। तो यार 10% क्या होगा 10 का 1, यानी प्राइस कितना हो गया 9। बहुत सिंपल है। इट्स डिमांड राइजेस टू 20 यूनिट्स, यानी क्वांटिटी बढ़ के कितनी होगी 22। कितने का चेंज है, डेल्टा पी कितने का 1, डेल्टा क्यू कितने का बेटा 2। वैल्यू रख दो फटाफट से, डेल्टा क्यू 2, डेल्टा पी 1, प्राइस 10 था, क्वांटिटी 10, काटो तो 2 से 2 कटा बेटा, ED की वैल्यू 1। सिंपल से न्यूमेरिकल है, चाहे पेपर में कुछ भी आ जाए, अगर आपके कंसेप्ट बेटा क्लियर हैं ED के, आप आराम से कर लोगे क्वेश्चन। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन बचे हैं और वीडियो भी एंड हो जाएगी और आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मैं डन करके दे दूंगा। कैलकुलेट करना है TP और MP और सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है TC। तो आइए देखते हैं, दोनों के लिए हमने ऑलरेडी टेबल बना के सब अरेंजमेंट कर दिए। तो TP बेसिकली क्या होता है, TP बेसिकली हमारा MU का जोड़ ही तो होगा। अगर मैं निकालूं TP बेसिकली MU का क्या होगा, जोड़ होगा, MP का सॉरी जोड़ होगा। मैं क्या करूं, सबको ऐड करते जाऊंगा, 24, अगले में 24 प्लस में 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा बेटा 44। इसमें क्या करेंगे हम, 44 में 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 40, 50, 60 हो गया। 60 में क्या कर दो बेटा 12 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 72। 72 में आप क्या कर दो बेटा 8 ऐड कर दो, कितना हो गया बेटा 80। 80 में आप क्या कर दो 0 ऐड कर दो, कितना हो गया बेटा 80। 80 में आप क्या कर दो -8 कर दो 70। सिंपल, बस ऐड ऑन करना है। AP के लिए आपको क्या करना है, AP का फॉर्मूला होता है कि TP को हम क्या कर दे जाएंगे, अपने क्वांटिटी से डिवाइड करो। 1 को आप डिवाइड करा 24 ही आएगा, 2 को 44 से यानी 22, 3 से 60 को काटोगे 20, 4 से आप किसको 72 को काटोगे, 4 एक कम 4 हो गया, कितना 3, 32 आता है 8 बार में,
5 से 80 को काटोगे 5 एकम 5 और हमारा 30 आता है से 6 बार में। 6 से मैं 80 को काटूंगा तो ये प्रॉपर पॉइंट में जाएगा, भी कर देते हैं। और 72 को हम क्या करेंगे 7 से काटेंगे, तो ये अपना प्रॉपर पॉइंट में आंसर आ जाएगा। पॉइंट में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका अगर ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपके लिए जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनके लिए तो ये मतलब ब्रह्मास्त्र है भाई, इसको यहाँ रखना, बहुत काम आएगा ये आपके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ फटाफट से, आइए। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। अगर आपको टीसी निकालना है तो आपको टीवीसी में टीएफसी जोड़ दो। तो सर टीएफसी तो दे रखा है 60, तो ये 60 60 60 60 60 60 60, क्योंकि टीएफसी क्या रहता है, फिक्स रहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जोड़ते चलो 60 90 हो गया, फिर सर 100 हो गया, ये कितना हो गया 105, कितना हो गया 40 115, ये कितना हो गया 7 5 135, 60 और 1 180। लो आ गया आपका टेबल खत्म। तो ये भाई बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने करा दिए। टोटल 14 क्वेश्चन है, ये प्रॉपर पेपर है। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा जहाँ पर हम किसके करा रहे होंगे क्वेश्चन, स्टैट्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY कंसेप्ट।